जय हिंद। जय भारत। नमस्कार। आपने बहुत से स्टूडेंट को ये कहते हुए सुना होगा कि हम भी आईएएस बन सकते थे, हम भी पीसीएस बन सकते थे, लेकिन हमारे पास एक भी पैसा नहीं था और इस वजह से हम तैयारी नहीं कर पाए या अपने सपने को साकार नहीं कर पाए। लेकिन जब भी बिहार पीसीएस का रिजल्ट आता है या किसी दूसरे स्टेट पीसीएस का रिजल्ट आता है या यूपीएससी का रिजल्ट आता है, तो बहुत से ऐसे लोग भी आपको मिल जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। उनके पास भी ना तो पैसा था, ना मोबाइल था, ना संसाधन थे, ना कोई गाइड करने वाला था, लेकिन फिर भी वह अपने जिद पर अड़े रहते हैं और दुनिया को सफल होकर ये दिखा देते हैं कि जुनून के आगे, हमारी मेहनत के आगे कोई भी रिसोर्सेस का अभाव हमको हमारे सपने तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। ऐसे ही एक शख्सियत से मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूं। इनका नाम है गुलशन कुमार झा जी। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा और आप इनका एक्सपीरियंस जानना चाहते होंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी स्थिति बहुत खराब है, आपके पास डेटा रिचार्ज करने के पैसे नहीं होते, मोबाइल रिचार्ज करने के पैसे नहीं होते, मैं कैसे तैयारी कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि गुलशन जी की जो कहानी है, जो स्टोरी है, जो इनका संघर्ष है, अगर आप इसको सुन लेंगे तो आपको लगेगा रे, इससे बहुत अच्छी कंडीशन में आप हैं। और जब ये 4 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, स्वाभाविक है कि इंटरव्यू इनका अभी होने वाला है, तो सफलता जरूर मिलेगी। आपका ये भी प्रश्न होगा कि आखिर 4 बार इंटरव्यू क्यों देना पड़ा। सभी प्रश्नों को मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखूंगा। मैं इसीलिए आया हूं ताकि सभी चीज़ों पर हम लोग एक तरफ से बात कर सकें। तो गुलशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप इस जर्नी को जो साझा करेंगे, मुझे लगता है इससे बहुत से बच्चों को प्रेरणा मिलने वाली है। तो अभी जो आपका बीपीएससी का इंटरव्यू होने वाला है, उसके लिए मैं फिर से आपको शुभकामना देता हूँ। जी धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो बातचीत होगी, इससे जो बच्चे इस बार बीपीएससी दे रहे हैं या भविष्य में बीपीएससी देना चाहते हैं, आप उनका भी थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो आइए हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न जो कि एक डाउट के रूप में होगा कि गुरुजी, इन्होंने तो लिख तो दिया कि हमने 4 बार इंटरव्यू दिया है, प्रमाण क्या है? तो देखिए, जिसने इंटरव्यू दिया है उसको प्रमाण देने की क्या ही आवश्यकता है। फिर भी मैं, अगर आपका आदेश हो, तो मैं कुछ आपकी पर्सनल चीजें बच्चों के बीच में रखने की इजाजत मांगना चाहता जी हूँ। सर जी बिल्कुल। तो देखिए, आप देख सकते हैं, ये बिहार लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू लेटर है और ये 67 का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वही बिहार लोक संघ लोक 69 का, और इस तरह से आपके पास है। तो कुल मिलाकर ये चीजें हमने इसलिए दिखा दी ताकि आपने बहुत से यूट्यूब पर देखा होगा, है ना। मुझसे प्रीलिम्स भी नहीं निकला और मैंने कहता कि मेरा इंटरव्यू बस इस वजह से खराब हो गया था। वो चीजें यहाँ पर नहीं है। जो भी बात करेंगे सत्यता के साथ करेंगे। उद्देश्य ये है कि आपको ये भरोसा दिलाना कि आप भी कर सकते हैं और आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आप पर भरोसा करते हैं। और गुलशन जी जिस तरह के प्रयास करते आए हैं, उन प्रयासों को अगर आप समझ लेंगे तो आप भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो गुलशन जी, जैसा कि मैंने आपका मार्क्स जो है एडमिट कार्ड तो दिखा दिया और बच्चों को ये भरोसा हो गया होगा कि हाँ, सर ने जो है कि 4 बार इंटरव्यू और चौथा इंटरव्यू अभी इनका होने वाला है। अब इसी कड़ी में मैं थोड़ा सा आपके पास्ट को, आपके स्टडी बैकग्राउंड को या फिर बीपीएससी की तैयारी के प्रक्रिया को समझना चाहता हूँ कि कब आपके मन में विचार आया कि आप बीपीएससी का एग्जाम देंगे और फिर आपने क्या किया। जी सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर ऐसे तो जैसे मेरी स्टार्टिंग की जर्नी रही ग्रेजुएशन तक, तो मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं तैयारी करूंगा इन सब चीज़ों का। मैं दिल्ली आया हम्म। तो ऐसे ट्यूशन सब पढ़ा रहा था, ट्यूशन सब तो वहाँ कुछ अच्छा, सीनियर। दिल्ली आप पढ़ने आए थे कि काम की जी तरह? नहीं सर, वो काम करने आया था मैं। अच्छा, आप काम करने जी आए सर, थे, तो वो ठीक है। मैं नौकरी भी किया, एसी की एजेंसी थी, अच्छा, वहाँ पे नौकरी की। फिर थोड़ा सा इधर देखिए जी। फिर वो दोस्त मिले कुछ सीनियर, हम्म, चूंकि ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया मैंने, होम हम्म, ट्यूशन। तो फिर उन्होंने, उनको लगा कि मैं शायद ठीक हूँ ऐसे करके, तो उन्होंने बताया कि आप, वो भी करते थे बीपीएससी की तैयारी। हम्म,
तो उन्होंने कहा तो थोड़ा सा एक्साइटेड हुआ मैं कि ठीक है, जब आपको लगता है कि ज्ञान है मेरे पास तो ठीक है किया जाए। तो फिर उनसे ही सजेशन लिया मैंने स्टार्टिंग में। ये बात लगभग 2019 सब की है। तो उन्होंने मुझे बताया तो कि ऐसे एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि वो लोग एनसीईआरटी ही पढ़ रहे थे, तो मुझे बोले एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। तो मैंने ऐसे एनसीईआरटी उन्हीं से जो कुछ उन्होंने सिलेबस बताया उसके अकॉर्डिंग, ज़्यादा ज्ञान तो था नहीं मुझे उस समय, लेकिन जो कुछ उन्होंने बताया कि एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया मैंने, और वहीं से शुरू हुई सर मेरी जर्नी। तो इसका मतलब है कि कोई आपने प्लान तरीके से नहीं की, जैसे आपको किसी ने मोटिवेट किया हो, घर में किसी ने बोला हो कि बच्चा हमारा अधिकारी बनेगा। आप दरअसल काम की तलाश में आए थे और किसी ने आपको बस एक दिशा दे दी और उस पर आपने चलना शुरू किया, ऐसा हुआ था? जी सर जी। अच्छा, तो अब ये मुझे बताइए कि जब आपने इस तरह से तैयारी स्टार्ट की तो आपने पहली बार जब पेपर दिया, है ना, मतलब स्वाभाविक आप फिल्म्स देने गए होंगे, जो आपका पहला अटेम्प्ट रहा होगा, तो क्या पहले अटेम्प्ट में ही आप इंटरव्यू तक पहुंच गए? क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है कि आप एसी की कंपनी में काम करने आए थे और किसी ने आपको सजेस्ट किया कि करो, तो फिर क्या रहा आपका पैसा, फिल्म्स कैसा रहा, और उसके बाद का कैसे आपने सोचा कि नहीं मैं कर सकता हूं और मुझे इस रास्ते पर बने रहना है? क्योंकि सामान्यतः हमारे जो पारिवारिक स्थितियां होती हैं कई बार ऐसी तोड़ देती हैं हमको कि एक बार दो बार हम कोशिश करते हैं और फिर लगता है कि अरे चलो छोड़ो, शायद नहीं हो पाएगा। तो कैसे आपका तैयारी का चरण रहा? सर पहली बार मैंने उन्हीं सीनियर के साथ 64th बीपीएससी का प्रीलिम्स दिया मैंने। तो मैं देख के आया था, ऐसे तो क्वेश्चन सारे थे, जैसे चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े से किए थे उनके कहने के अनुसार, तो मुझे लगे कि ठीक है, मतलब अच्छा स्कोर होगा, 90 के पार होना चाहिए, और कट ऑफ लगभग उतना ही जाता था। लेकिन चूंकि उसके आंसर कई बार ऐसे होते हैं कि वो आंसर बीपीएससी के होते हैं, वो आपके आंसर नहीं होंगे। तो फिर जब आया रिजल्ट तो मेरा उसमें नाम था नहीं, मैं सोच रहा था कि मतलब उसमें होगा रोल नंबर मेरा भी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो था नहीं। तो मैंने फिर उस समय तो नहीं देखा मार्क, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था मार्क कैसे देखते हैं। अच्छा। फिर बहुत दिनों के बाद, 1 साल के बाद लगभग मैंने वो साइट पे देखा, तो ऐसे 78 मार्क्स मेरे आए थे। अच्छा, आप 78 थे और कट ऑफ लगभग कट ऑफ 96 गया था कट ऑफ, तो मतलब उससे पीछे रह गए जी, बहुत पीछे। फिर अगला बार आपने क्या उसमें इम्प्रूवमेंट किया? क्या आपको लगा कि चलो भाई इस बार तो नहीं हुआ, अगली बार करेंगे, तो फिर क्या कैसे प्रक्रिया आगे जी सर, वो जैसे कहते हैं ना कि अगर नसीब में कुछ प्राप्त करना लिखा होता है तो कुछ रास्ते में से लोग मिल जाते हैं जीवन के रास्ते में, जीवन के सफर में, और मेरे लिए वो इंसान आप हैं। जैसे मैंने सिर्फ वो फिल्मों में देखा है कि हाँ ऐसा कुछ होता है फिल्मों में, कि हाँ कोई ऐसे मिल गया, कोई बस वो सक्सेस को पा लेता है, लेकिन मेरे साथ ये रियल में हुआ है कि सर से ऐसे ही किन्हीं के थ्रू बात हुई, डायरेक्टली नहीं इनसे मुलाकात हुई, क्योंकि बड़े लोगों से तो डायरेक्टली मुलाकात होती नहीं है। तो किन्हीं से बात हुई, फिर जैसे मैंने पहली बार दिया तो मैंने फिर लगा कि नहीं ये मुश्किल है, क्योंकि फिर ट्यूशन पढ़ाना, फिर तैयारी करना, और फिर जी, और उतने फिर पैसे भी नहीं थे कि कोचिंग ज्वाइन करना था, ऐसा तो कुछ था नहीं। लेकिन सर से फिर बातचीत शुरू हुई तो शुरू में तो नॉर्मली ही कि हाँ ठीक है अपना, ठीक है। लेकिन जब अगला बार मैंने फिर फॉर्म भरा और इन्होंने सजेस्ट किए कि ठीक है, ऐसे तो बीपीएससी, आप मेरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जो ये किसी संस्था में पहले पढ़ाते थे, स्पेशली पुराने वाले यूट्यूब चैनल पे थे। जी, आप तो यूपीएससी के लिए उस समय करते थे क्लास, लेकिन आपने बताया कि ठीक है आप कर लीजिए मेरा क्लास। तो यूपीएससी और बीपीएससी में बस वही है कि उधर स्टेटमेंट बेस ज्यादा है और इधर फैक्चुअल टाइप के हैं। तो खास करके जो ज्योग्राफी मैंने पढ़ी आपकी जो, और मुझे अभी तक याद है एक टॉपिक मैंने देखा तो वो लेंदी था, बहुत ज्यादा, 1 घंटे का था, इजराइल कॉन्फ्लिक्ट वाला। वो मैं इससे पहले बस समझता था हमास क्या है, इजराइल क्या है, ठीक, पता नहीं चलता था। फिर वो बहुत अच्छा से समझ में आया, फिर ये ज्योग्राफी वाले सारे देखे, और आपने जो सजेस्ट किया, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या आपने पर्सनल नोट्स भी मुझे भेजे। और फिर जब अगला मैंने दिया, यानी 65 में नहीं दे पाया था क्योंकि बाढ़ आ गया था उधर, तो मैं वो एग्जाम देने नहीं गया। फिर 66 में मेरे 122 मार्क्स आए थे। 78 से 122, इसमें आपका बहुत ज्यादा योगदान है। वो आपकी मेहनत। देखिए मैं तो सबसे एक ही चीज जानता हूँ कि सफलता का क्रेडिट पूरी तरह से स्टूडेंट को जाता है। मैं तो सभी को गाइड कर रहा हूँ, लेकिन आप किसी को समझ पा रहे हैं, किसी के पर भरोसा करके मेहनत कर पा रहे हैं, तो ये पर्सनल टैलेंट है। तो जैसे कि आपने कहा 78 से 120 आप पहुंच गए, और उसके बाद फिर कभी आपका फिल्म्स रुका? जी नहीं सर। अच्छा, उसके बाद रुका ही नहीं? और सर उसके बाद
प्रीलिम्स की अब तैयारी भी नहीं करता। इससे एग्जाम आने वाला होता है तो ठीक है, कुछ टेस्ट सीरीज करके अपना कंफर्म कर लेता हूँ कि हाँ 120 125 के अप्रॉक्स आना चाहिए, और उतने आ जाते हैं। चूंकि अब तो माइनस हो रहा है, मैं नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन क्वेश्चन मेरे उतने सही हो जाते हैं अभी भी। अच्छा, अब बताइए कि मतलब ये श्योर हो चुका है कि प्रीलिम्स फेल ही नहीं होंगे। अच्छा चलिए, ये तो ठीक है कि एक बार आप प्रीलिम्स फेल हुए और आपने हमारी प्लेलिस्ट, अच्छा जो लोग भी ये प्लेलिस्ट जानना चाहते हो कि आखिर किस प्लेलिस्ट की बात हो रही है, तो जैसे कि मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस लगभग 1 दशक का हो चुका है, तो मैं आपको, जो लोग इस वीडियो को देखें और उनको है कि भाई मेरे पास भी पैसा नहीं है, गुलशन जी, या आपको लगे कि मैं गुलशन जी से ज़्यादा जो है कि बुरे दौर से गुजर रहा हूँ, तो मैं आपको एक प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ। आप उसको वो यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, जब आपको लगे ना कि बीपीएससी कठिन है, मैं कह रहा हूँ, और गुलशन जी को मैंने इस चीज़ के लिए कई बार एहसास करवाया, और मैं आपको वादा कर रहा हूँ अगले कुछ समय में आप इनको बीपीएससी रैंक होल्डर देखेंगे। और अब चूंकि बहुत सी चीजें मैं अभी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकता, आप देखिएगा कि एक इतिहास ये बनाने वाले हैं। तो मैंने इनको भी वही बताया था जो आपको बता रहा हूँ। मैं पहले दूसरी जगह पढ़ाता था, लेकिन मेरे पास बहुत स्कोप नहीं था वहां पर कुछ कर पाने का। आपको पता है हर कोचिंग की कुछ गाइडलाइंस होती हैं। तो जो प्लेलिस्ट इन्होंने देखा, उससे ज्यादा प्लेलिस्ट की चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। यूट्यूब पर जाना है, रिजल्ट मित्रा सर्च करना है, या जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप यहां पर क्या कीजिएगा, ये मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की है, इधर इंडियन ज्योग्राफी की जो है क्लास है, इधर आप देख सकते हैं पीवाईक्यू वगैरह है, इधर मैपिंग की क्लास है, जलवायु विज्ञान की क्लास है। स्पेशली ज्योग्राफी है, हाँ, क्वेश्चन मेंस के तो लिए ये प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन हैं जिनको कैसे डिकोड करना है। इधर आप देख सकते हैं ये पूरी एनसीईआरटी की क्लास है, ये मेंस आंसर राइटिंग कैसे करना है। और ये जो टॉपिक है देख, हाँ, और सुनिए एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, अभी बताएंगे गुलशन जी, है ना। तो इसका जो नोट्स, हाँ इसका जो नोट्स है ना, उसमें गुलशन जी का भी योगदान था कि ये जो कंटेंट जा पाया। और ये देख सकते हैं, ये जो मेरी जितनी भी आप प्लेलिस्ट हैं, जैसे आपको कभी ज्योग्राफी से डर लगता हो बीपीएससी के लिए, किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए, या कभी पॉलिटी से डर लगता हो, आपको लगता है इकोनॉमी तो हमारे समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी, है ना, ठीक किसी तरह से इन्वायरमेंट से डर लगता हो, आप इस रिजल्ट मित्रा पर जाकर ये मेरी जितनी प्लेलिस्ट है इसको देख लीजिएगा। मैं सही कह रहा हूं, आप भी गुलशन जी की तरह एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि भाई अब ना तो प्रीलिम्स रुकने वाला है ना मेंस। हाँ प्लीज प्लीज। ये सर ने जैसा बोला ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के लिए, तो मैंने यूपीएससी का भी प्री दिया है। उसका हालांकि मेंस देने का अवसर इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि मेरा मतलब जो हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा रहा मेरे साथ, लगभग 2 साल बहुत ज़्यादा बीमार रहता था मैं। तो लेकिन वो मैं अभी भी जो बीपीएससी प्री लेती है, तो प्री में और मेंस दोनों में मैं 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको मैं पढ़ता ही नहीं बिल्कुल, ना मेंस के लिए ना प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि वो पूरा कॉन्सेप्चुअल है। उसमें एक ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इनको मैं छूता भी नहीं, मतलब सीधे एग्जाम जाके अपना वहां पे जो क्वेश्चन आता है मैं लिख देता हूँ। होना चाहिए तैयारी का लेवल आपका, और समझ रहे हैं ये आपकी है जो कंसेप्ट सारा आपने दिया है ज्योग्राफी का। लेकिन एक बात समझिएगा भाई बहनों, मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, आप एफर्ट्स लगाइए। गुलशन जी को मैं मिल गया, ऐसे मैं कह रहा हूं लाखों लोग हैं जो आपको मिल जाएंगे, आपकी मदद करेंगे। कोई नहीं मदद करेगा तो आप ऊपर वाले पर, ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो किसी न किसी से मिलवा देंगे, आपको रास्ता दिखा देंगे, आप जरूर सफल हो जाए। इसलिए कभी भी पैसे के अभाव को अपनी सफलता में बाधक मत मानिए, उसके लिए प्रयास करते रहिए। अगला मेरा प्रश्न होगा कि ठीक है प्रीलिम्स में तो आपका स्कोर 120 प्लस चला जाता है, ये मेंस की जो तैयारी है इसको कैसे आपने आगे बढ़ाया? और आप मेंस भी हमेशा, जब से आपका प्रीलिम्स हो रहा है, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये मेंस के लिए आपने क्या ऐसा किया और इसका क्या आपका अनुभव रहा? सर पहली बार जो 66 बीपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर हुआ, तो उस समय मैं ऐसे बस हो गया क्योंकि पिछले बार 78 आए थे। अच्छा ठीक है सर, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने एनालिसिस किया है कि जो स्टूडेंट जो भी एग्जाम देना चाहते हैं उनकी 2 स्थिति होती है एग्जाम हॉल से जस्ट बाहर, कि बीपीएससी क्या पूछेगी या बीपीएससी क्या ही पूछेगी। तो जो पहले वाला था 64th वाला, तो उसमें तो मेरी स्थिति यही थी कि पता नहीं क्या पूछेगी बीपीएससी। लेकिन वो 66 का प्रीलिम्स मैंने ऐसा कर लिया था तैयार कि बस वो जब मैं एग्जैक्ट मुझे याद है जब मैं अंदर घुसने वाला था तो ऐसे ही कॉन्फिडेंट था मैं कि इस बार
क्या ही पूछेगी बीपीएससी, ठीक है, और वही रिजल्ट भी रहा। तो जब मैं प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, फिर उसमें कोरोना पीक पे आ गया, फिर जो तो मैं फॉर्म भी फिलअप नहीं कर पा रहा था। फिर सेकंड आप पीक की बात है जी शायद। जी, फिर आपसे वो अचानक आ गया, वो तो संजोग से मैं यूट्यूब पे खोला कुछ ऐसा, तो पता लगा कि आया है। तो फिर आपको मैं तो फॉर्म भी नहीं भर रहा था क्योंकि कुछ तैयारी भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा बुरा हाल था कोरोना से। तो आपने फिर सारा, मुझे याद है, अक्षरशः याद है सारी चीज़ें, कैसे गाइडेंस किया था। फिर चूंकि मेरे पास उस समय डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे, हाँ, जो जी, बताया जी, आप, मैं तो वो सोच रहा था कि रिजेक्ट ही कर देगी बीपीएससी, हाँ, लेकिन आपने बताया एप्लीकेशन डाल दीजिए एक। तो फिर मैंने एप्लीकेशन डाला था कि ठीक है, मेरे पास ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है नहीं। हार्ड कॉपी के साथ। जी, हार्ड कॉपी, उस समय हार्ड कॉपी मांगती थी बीपीएससी। तो वो मैंने एप्लीकेशन लिख के दिया था कि अगर मैं इंटरव्यू तक आया तो मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, अभी मेरा फॉर्म एक्सेप्ट कर लीजिए। और उसने एक्सेप्ट भी किया था आपके कहे अनुसार, जैसा आपने कहा था। और फिर जो एग्ज़ाम का जहाँ तक है, तो चूंकि कोरोना था अपने पीक पे, जैसा मैं बोल रहा हूँ, और कुछ रिसोर्सेज थे नहीं मेरे पास। फिर आपने तो अपने जो नोट्स भेजे मुझे, पर्सनल नोट्स, वो भेजे, फिर यूट्यूब पे जो भी अवेलेबल था कंटेंट वो, और आपने एक बुक सजेस्ट की थी। हाँ, बिहार के जी, बिहार के लिए स्पेशली, क्योंकि बिहार तो आप पढ़ाते थे नहीं, तो आपने एक बुक सजेस्ट किया। और जो कुछ भी था, अब जब मैं एग्जाम का, मुझे याद है कि इतने अच्छे से, जबकि पहले कुछ मतलब पता नहीं था, वो संजोग से आपने सब कुछ बताया गया। मैं तो जो भी पार्ट थे वो सारे मुझे अच्छे से आते थे। अच्छा। अब सर इतने अच्छे से आते थे कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया। मेरा 4 ही प्रश्नों में मेरे वो 3 घंटे खत्म हो गए। इतना कंटेंट आपके पास जी जी, पहले GS1 का, GS1 में ऐसा ही हुआ। फिर GS2 भी सेम कंडीशन रहा, क्योंकि उसमें बिहार को ज़्यादा ही पढ़ लिया था मैंने, बिहार स्पेशल। और लेकिन ये चूंकि मेंस का रिजल्ट, आप लोग सीखिएगा। देखिए कई बार ना हम नॉलेज हमारे पास इतना होता है ना कि एग्जाम हॉल में जाकर हम उसको मैनेज नहीं कर, हमें अंदर से इतनी खुशी हो जाती है ना प्रश्न देख के, हमें लगता है आज तो हम अपना ज्ञान दिखाएंगे। मतलब भाव ज्ञान दिखाने का भली ना हो, लेकिन लगता है कि ये भी लिखें, ये भी लिखें, ये भी लिखें, तो इसमें दिक्कत हो जाती है। फिर क्या, कैसे आगे बढ़े? जी, तो फिर वो, तो मेरा एग्जाम तो अच्छा हुआ, क्योंकि तभी मेरा रिजल्ट हुआ, मेंस का रिजल्ट। लेकिन चूंकि इससे जो 65th तक सर कट ऑफ जाती थी 500 प्लस मेंस की, अब 66 से वो सीधे 450 पे आ गई। तो मैं तो सोच रहा था कि 500 फिर नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोच लिया था कि नहीं, वो फिर आपकी बात याद आती है, मैंने आपको कहा था कि सर को कोई फायदा है नहीं। तो आपने फिर कहा नहीं, हिस्ट्री ऑप्शनल था मेरा, तो आपने कहा दीजिए। आप हिस्ट्री का पेपर ये ऑप्शनल का छोड़ रहे थे, इन्होंने कहा कि अरे जीएस का पेपर ऐसे गया, वो छोड़ो, अब क्या ही देंगे, ऑप्शनल नहीं ठीक होगा। फिर कैसे आपका इतिहास में कैसे चमत्कार हुआ? इतिहास में सर गजब, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री वाला आपने टॉपिक बताया। और वर्ल्ड हिस्ट्री में सर इतना कमजोर था, क्योंकि कभी बचपन में उतने खास पढ़े नहीं, क्योंकि ये तो सोचा नहीं तैयारी करना है, तो नॉर्मल पढ़ लिया था। और आपने पुनर्जागरण बताया था, वही मेरे समझ में भी आया था, क्योंकि वो इजी टॉपिक था, थोड़ा कंसेप्चुअल था उसमें सारा कुछ। तो उसमें मेरे मतलब बहुत ज्यादा मार्क्स आए, और स्पेशली उसी की वजह से मेरा मेंस भी हुआ था। अच्छा, और फिर आप इंटरव्यू तक पहुंचे, और तब से आप इंटरव्यू आप देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे इसमें आपको कई बार लगा होगा कि आंसर राइटिंग बहुत जरूरी, लिखना बहुत जरूरी है, तो क्या आप बच्चों को बताना चाहेंगे कि आपने कैसे लिखने का प्रयास किया? और जो ऑडियंस आपको सुन रहे हैं, जो भाई बहन सुन रहे हैं, मैं आपको सबको भविष्य का अधिकारी मानता हूँ और आप पर बहुत भरोसा है। जैसे परिस्थितियों से गुलशन जी निकल कर आए हैं, मैं सही बता रहा हूँ, ये जिस दिन सेलेक्ट होंगे ना, इनके माता पिता को खुशी होगी, और उससे उतनी खुशी लगभग मुझे होगी। मुझे लगेगा कि मैं भी कुछ योगदान अपना दे पाया। और ये योगदान इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कुछ नहीं था, बस अपना एक सपना इन्होंने देखा और उसको पाने की जिद थी, और ये जिद आप सबके अंदर है। तो मैं मानूंगा कि जब ये जीते तो आप भी जीतेंगे। इसलिए हम सब लोग आप शुभकामनाएं दीजिएगा गुलशन जी को। और मैं तो जब भी मुझसे कहते हैं कि सर इस बार इंटरव्यू है, तो मैं ईश्वर को वो समर्पित करता हूं। मैं कहता हूं कि ईश्वर की कृपा से होगा, लेकिन इनके साथ ट्रेजेडी बहुत होती है। इसी वजह से मैं भी लास्ट प्रश्न जब पूछूंगा इनसे कि 4 अटेम्प्ट क्यों देना पड़ा, तो आपको लगेगा कि आपको 4 अटेम्प्ट देने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो आप आंसर राइटिंग। जी सर, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जहाँ तक मेरा मानना है कि चूंकि मैं भी वहाँ कोचिंग करता हूँ बच्चों को, कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैंने कई बार कहा है कि माता पिता खुश होंगे तो उनका उसमें स्वार्थ है। ठीक है, माता पिता से ऊपर, क्योंकि मेरा ही ये है कि माँ को सबसे ऊपर इसलिए रखा जाता है क्योंकि माँ पहले गुरु होती है। माँ जन्म देने के बजाय मेरे हिसाब से गुरु होने के लिए वो सबसे ऊपर है। और इसीलिए कि आप जो बोले कि ठीक है माता पिता खुश होते हैं, बहुत उन्होंने किया है,
लेकिन उनके खुशी में अब ये चीज हो सकता है कई को वो लगे कि ठीक है, लेकिन गुरु के महिमा के आगे कि गुरु निस्वार्थ खुशी होगा उसको, मतलब ये नहीं होगा मुझे कुछ रिटर्निंग मिल रहा है उससे। हाँ, वो इस पर डिपेंड करेगा कि रिजल्ट खरीदा ना गया हो। वो तो सर उतना ज्ञान है ना, मैं मतलब अभी तक तो सर ये चीज का अन्यथा ना ले कोई भी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैं माता पिता का महत्व कैसे कम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि जो जन्म देने वाली पहले है बाद में कोई है, लेकिन ये आज भी मतलब ये हमें इसलिए लाइन जोड़नी पड़ रही है क्योंकि आप में से कुछ लोग इसको गलत समझ लेते हैं। अभी आए मेरे पास ये कुछ दिनों के लिए और इनका इंटरव्यू का हम लोग प्रोग्राम और गाइडेंस का सब चला रहे थे, तो इनका माता जी बीमार होंगे तो इन्होंने कहा कि सर घर जाना चाहता हूँ इस तरह से माता जी। तो हम लोगों ने कहा बिल्कुल इस चीज़ को हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो बस ये समझिएगा कि आप लोगों ने जो है कि जिनका भी नाम सुना है, जिनको आप श्रवण कह लीजिए, जिनको आप सबसे बड़े है ना माता पिता के भक्त कह लीजिए, उसमें गुलशन जी हैं। तो हाँ, आप थोड़ा आंसर राइटिंग पे बताइए कि एक मिनट इनको मैं क्लियरिफाई कर दे रहा हूँ। वो जब एयरफोर्स का जब इंटरव्यू देने गया था उसमें उन्होंने पूछा कि ठीक है आप इतने हैं मतलब तो आप सीए कर लीजिए, मेरा अकाउंट बैकग्राउंड है। तो मैंने बोला नहीं सर, ये चूंकि मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो ये बहुत कम उम्र में हो जाती है, इसलिए मैं करना है। तो उन्होंने बोला था आप तो श्रवण कुमार बनने चले हैं कि मतलब माता पिता को सुख देने के लिए आप अपना खुशी त्याग रहे हैं। जी सर। अब बताइए, देखिए तो इन्होंने एयरफोर्स का भी इंटरव्यू दिया, इसी में भी चीजें इंक्लूड हो गई। खैर, तो मेंस का क्या, कैसे आपने आंसर राइटिंग, मेंस का लेवल आपने कैसे बढ़ाया कि आप जब भी मेंस देते हैं तो इंटरव्यू हो जाता है? क्योंकि सामान्यतः हम लोगों ने कई लोगों को देखा है कि एक बार प्रीलिम्स निकला, अगली बार हो सकता है प्रीलिम्स ही ना निकले, या मेंस निकला इंटरव्यू तक गए और अगली बार इंटरव्यू ना हो पाए। तो ये कंटिन्यूटी कैसे बनाए रखा आपने कि आप बार बार इंटरव्यू फेस कर रहे हैं? जी सर, पहली बार के बाद तो सबसे जो टाइम मैनेजमेंट वाली थी वो समस्या मुझे लगता है वो हिस्ट्री वाले देते देते ही खत्म हो गई थी, क्योंकि 2 पेपर दे दिए GS 1 2, तो हिस्ट्री में ठीक ठाक रहा मेरा टाइम मैनेजमेंट, फिर भी 5.5 ही लिख पाया था मैं, मतलब उसमें भी थोड़ा सा छूट गया था। लेकिन जब अगली बार से प्रीलिम्स के लिए मैं श्योर होने लगा कि ठीक है, क्योंकि ट्रेंड पता चल गया कि क्या कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो फिर मैंने पूरा फोकस उस पर ही किया, मेंस पे ही किया। और जैसा आप सजेस्ट करते थे, मैं मतलब जो भी आप कभी नोट्स बनाने के लिए बोलते थे, तो ये हमारे जो है कि नोट्स मेकिंग टीम का भी हिस्सा है। और तो आपने जब नोट्स लिखा तो इससे भी कुछ फायदा मिला? जी जी सर, वो बता रहा हूँ कि वो जैसे पहले लिखता था तो चूंकि हम इंग्लिश वाले टॉपिक से लिखते थे, तो आपने कई बार बोला कि गुलशन जी वो ट्रांसलेटेड हो जा रहा है, बिल्कुल आप ऐसा लिखिए कि जो पहली बार बच्चा पढ़ रहा है नोट्स को उसको समझ में आ जाए। तो फिर वो दिमाग में घुस गया मेरा। इवन कुछ टफ वर्ड्स रहते थे तो उसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर देता था, और फिर वो धीरे धीरे ऐसे रिदम सा होने लगा। फिर आपने बताया कि फ्लो ध्यान रखना है, जो एक तरीके से आना चाहिए स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, वो सारी बहुत काम आई। और सर वो एक और इंटरेस्टिंग चीज याद आ रही है कि जो 69th का मेंस दे के बाहर आया GS 1 का, तो उसमें GS 2 का, तो उसमें वो प्रश्न पूछा गया था वो मैतेई संघर्ष के बारे में। GS 1 ही होगा सर, क्योंकि करंट अफेयर्स उसी में पूछते हैं। तो बाहर बच्चों ने पूछा कि ठीक है आपने कौन कौन सा किया, तो सबने वो प्रेडिक्टेबल टॉपिक G20 चंद्रयान सबने किया, तो मैंने मैतेई वाला किया था, मैतेई मणिपुर संघर्ष। तो सबने पूछा कि ये आपने कैसे कर लिया, ये तो मैंने बोला अभी कुछ दिन पहले सर के लिए 10 पेज का नोट्स बना के। तो देखिए, आप, मेरा पॉइंट ये है, खुद के लिए लिखिए, किसी के लिए लिखिए, दूसरे के लिए मत लिखिए, पहले अपने लिए लिखिए। ये तो संयोग था, गुलशन जी और हम लोग इस तरह से जुड़ गए और ये हमारी टीम का हिस्सा बन गए। और अभी आप जो लोग BPSC देंगे उनके लिए गुलशन जी ने ऐसा नोट्स तैयार किया है जो हम आपको फिल्म से 10 दिन पहले देंगे कि अगर बिहार स्पेशल 20 क्वेश्चन आते हैं तो 18 तो आप ले लीजिएगा सिर्फ नोट्स से। और सर इंटरव्यू है मेरा अभी 69 का, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ सर के कहे अनुसार। तो कि ये अभी भी आपके लिए इसीलिए मेहनत कर रहे हैं क्योंकि इनको आपका जो रिजल्ट है उसका भी इम्पोर्टेंस पता है। तो अपनी इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए नोट्स भी बना रहे हैं। और हमारी जो पूरी टीम है ना, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई रिजल्ट मित्रा ऐसा क्या बदलाव आ पाएगा। तो गुलशन जी, जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पर जितने लोग रहते हैं सबकी मिनिमम क्राइटेरिया जो नोट्स बनाने वाले हमारे टीम मेंबर हैं वह है UPSC या फिर किसी स्टेट का इंटरव्यू। तो जो नोट्स हम आपको देंगे, कुछ भी मत पढ़ना, बिहार स्पेशल के लिए हम जो देने वाले हैं, और जो हमारी यूट्यूब पर क्लासेस चल रही, खैर क्लासेस पर बाद में। तो इस तरह से आपने जो है कि मेंस को किया।
अब एक बात बताइए कि आपको ये 4 बार इंटरव्यू क्यों देना पड़ा? क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि सर हमारे पास तो शादी नहीं है, मैं सोच मतलब समय नहीं है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर हमारी तो शादी होने वाली है, जी तो जी 4 बार क्यों देना पड़ा जी, मैं वो सोच रहा था कि ये प्रश्न तो आप पूछेंगे हाँ क्योंकि जी जी। कि सही बात। ऐसे ऐसे मैं एक चीज क्लियर कर दूं आप सबों को कि ये कोई ऐसा नहीं है कि टाइमलाइन नहीं बना होगा कि आपको 4 बार ही देना पड़ेगा तभी हाँ जाके सिलेक्शन होगा। हम्म, ये तो बस सर जैसे मुझे सारा बार का याद है हम्म, कि सब बार मैंने गलतियां की है। हम्म, तो एक बार बताया मैंने कि वो प्रश्न छूट गए हम्म, लगभग बीपीएससी पहली बार में जो हम्म, 66 बीपीएससी था हम्म, उसमें ये समझिए कम से कम मैंने 3.5 प्रश्न छोड़े। हम्म, और 3.5 प्रश्न का अगर मार्किंग जोड़े तो वो 130 के आसपास होता है। 130 नंबर का मैंने मेंस में लिखा ही नहीं था। एक बार टाइफाइड मलेरिया इंटरव्यू के समय में बीमार तो थे, वो तो हाँ, आप मैंने आपको फोटो भेजा था तभी हाँ, बोल दिए थे कि हाँ, मार्किंग कम मिलेगा हाँ, क्योंकि पूरा फेशियल एक्सप्रेशन ही हाँ, खत्म था, बिल्कुल पूरा बिल्कुल। ग्लोइंग खत्म था चेहरे का। और एक बार मतलब बताते हुए शर्म आ रही है कि मतलब कैसे बताया जाए, क्या सोचेंगे आप कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ही हुआ है मेरे साथ कि जो 67 का मेंस था तो उसमें सबसे लास्ट में था ऑप्शनल हिस्ट्री का ही। तो उसका जो जो लास्ट प्रश्न थे तो 5वां नंबर लिखा मैंने और फिर उसी का और लिख दिया। मतलब 5वां क्वेश्चन लिखा मैंने और उसके जो और में थे ना वही लिखे, छठा नहीं लिखा मैंने। और जब आप मेंस देने जाइएगा, हालांकि अब पैटर्न चेंज हो गया है, पहले सर क्या होता था ना कि पहले पेज पे ना सारा लिखना पड़ता था कि क्वेश्चन नंबर और फिर कहाँ से कहाँ तक लिखे। तो जब वो अब चेंज हो गया, अब वो अंदर में रहता सर। तो जब मैं वो लास्ट सेकंड में लिखने लगा, वो मैडम कॉपी छीन रही थी लेकिन मैंने सोचा 1 सेकंड का यूज कर लेते हैं, पूरा लिखा मैंने। सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में पूछा तो पूरा लिखा। फिर जब लास्ट में मतलब वो छीनने लगी कॉपी तो मैंने बोला मैम 1 सेकंड रुक जाओ मैं लिख लेता हूँ ऊपर में। तो जब ऊपर में मैं मार्किंग करके कि कौन सा प्रश्न और कितने पेज पे लिखा है तब मैंने देखा रही तो 5वां कहीं और कर दिया मैंने। अब उस समय तो ऐसा हुआ कि तीसरी मंजिल पे था, बस कूद जाऊं वहां से, लेकिन बगल वाले ने पकड़ा फिर वो नीचे लेके आए। तो इसमें सीधा 50 मार्क्स का होता है, अब तो ऑप्शनल वो कर दिया है एमसीक्यू टाइप, लेकिन उस समय 67 तक था और 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन था तो 50 तो सीधे चले गए वहां पे। और वैसे बताना नहीं मतलब ये कि अभी तो मेरे पास वो मार्कशीट है नहीं, तो लेकिन ये समझिए कि मेरा उस बार इतने कम मार्क्स से सिलेक्शन रुका कि मैं उसको फिर से याद नहीं करना चाहता। मतलब सही बात। ये वो स्टूडेंट रहे हैं जो जैसे होता ना कि हम लोग कबड्डी कबड्डी खेलते हैं और हमें लगा कि हमने टच कर दिया है, तब तक पीछे से कोई खींच लेता है और फिर डिसाइड होता है अरे नहीं, एक उंगली का अंतर रह गया था ऐसा। तो खैर हमारी शुभकामनाएं हैं गुलशन जी, और है ना, ईश्वर की कृपा से इस बार आपका जरूर होगा। तो एक बात और लास्ट प्रश्न है, इस कन्वर्सेशन को हम लोग यहीं ख़त्म करें। जो लोग 70वीं बीपीएससी दे रहे हैं तो बहुत से नए स्टूडेंट होंगे, है ना, उनको ध्यान में रखते हुए हमने अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ प्रयास किए हैं और आने वाले कुछ ही दिनों में हम इससे भी बहुत ज़्यादा प्रयास करने वाले हैं। जैसे मेरी जो है कि ज्योग्राफी की थ्योरी क्लासेस चल रही हैं, पीवाईक्यू क्लासेस चल रही हैं, बिहार स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, और आने वाले दिनों में हम बहुत कुछ करने वाले हैं, इतना कुछ कि कोई पेड बैच में भी हमारे आधा नहीं कर पाएगा। फिर भी जो अभी कुछ चल रहा है, आपको क्या लगता है कि ये जो 70वीं बीपीएससी में जो नए स्टूडेंट अपियर होंगे उनके लिए कैसा ये अवसर है, और क्या वो इस चैनल से कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं? इसमें सर कुछ लगाने की जरूरत नहीं थी कि कुछ लग, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि सर ने जो नए बच्चों की बात की स्पेशली, तो नए बच्चों के लिए इस बार बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस मामले में नहीं होने वाला कि सीट बहुत ज़्यादा इसलिए भर दें, क्योंकि सीट तो कभी कुछ डिसाइड करती नहीं मेरे ख्याल से। मैंने इतने साल से देख रहा हूँ बीपीएससी को, सब कुछ क्वेश्चन का पैटर्न डिसाइड करता है। और आपने अगर नोटिफिकेशन देखा होगा ढंग से या कुछ बयान या न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग, तो बीपीएससी इस बार टोटली चेंज करने जा रही है प्रीलिम्स में। तो मेरा ये मानना है कि जो नए बच्चे हैं तो उनको तो पिछले का कोई अनुभव है नहीं कि ठीक है, हमें उनको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट आएंगे, वनडे खेलना हो टेस्ट खेलना हो जो खेलना हो खेलेंगे। लेकिन जो बहुत पहले से दे रहे हैं जैसे हम लोग हैं, अगर दिक्कत होगी तो जो पुराने वालों को होगी, क्योंकि उन्हें एडजस्ट करना होगा नए वाले में। क्योंकि उन्होंने एक ट्रेंड बना लिया था जी। कि हमें इस तरह के क्वेश्चन फेस करने हैं, उसी के हिसाब से तैयारी। अब देखो, एक बार जब आपकी कोई लीक बन जाती है तो लीक से हटना बड़ा कठिन होता है, और जो लोग नए लीक पर ही चलेंगे उनके लिए जब तक अब नया पैटर्न नहीं आएगा उनके लिए क्या होगा, बहुत सुटेबल रहेगा। तो जो लोग नए हैं उनके पास पर्याप्त समय है। 17 नवंबर डेट एक्सपेक्टेड है, और या मान लो कोई दूसरी डेट आपको पता चली है, वो अभी ऑफिशियल नहीं है।
डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी छोड़ दीजिए, मेहनत से कीजिए। रिजल्ट मित्रा पर बहुत शानदार क्लासेस हो रही हैं, और जो मेरी पुरानी प्लेलिस्ट है ना, आप उसको देख लेंगे तो मैं सही बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि हाँ आप जरूर बीपीएससी क्रैक करेंगे, प्रॉपर एसडीएम बनेंगे, डिप्टी एसपी बनेंगे। हाँ तो आप जी कुछ। सर जी। वो मैं ऐसे तो ये अगर बोलता हूँ तो ये ऐसे हो जाता है प्रमोट करने वाली हाँ कोचिंग की हाँ कोई हाँ बात, हाँ लेकिन सर बात ऐसी नहीं है। हाँ आप, मैं सच बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही सर के कहने पे आया कि ठीक है कि मतलब नोट्स नोट्स। बनाइए आप मेरे लिए। और चूंकि बात फिर वही हो जाती है कि आप निश्चिंत रहिए कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर कर, बहुत सारे सर ने शुरू किया, अभी हाल ही में देखा होगा आपने, 10 दिन से शुरू हुआ है सारा कुछ, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे सर, वो देखिए। फिर वो जो एक्सप्लेन करते हैं वो देखिए। और सर का क्लास तो प्ले लिस्ट में पढ़ा ही हुआ सारा। आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इकोनॉमी है, फिर आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, बहुत सारे क्लासेस। और फिर करंट अफेयर्स भी सर ने पढ़ाया हुआ है बहुत सारा, फिर हमारे नोट्स होते हैं। तो आप पढ़िए और यकीन मानिए कि मैं ऐसे मतलब ये तो लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आप बाद में क्लेम कर सकते हैं मुझे, अगर 120 से कम पूछे गए प्रश्न आपके एग्जाम में, तो आप फिर हमको उसके लिए दोषी ठहरा सकते हैं कि सर आपने बोला था कि 120, जैसे जितना हम कुछ कर रहे हैं, जो भी नोट्स हैं हमारे और जो सर पढ़ा रहे हैं, अगर उससे 120 प्रश्न डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं पूछे गए तो ना हम लोग बिल्कुल करेंगे भाई बहनों। देखो हमारे पास कोई बीपीएससी का कोर्स है नहीं, कोर्स तो हम बेच नहीं रहे हैं, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने एक गोल रखा है, और वो सपना हम आपके आधार पर देख रहे हैं। गोल हमारा ये है, इस बार कम से कम हम 500 स्टूडेंट का प्रीलिम्स अपनी मेहनत पर हम उनको कहें कि भाई ये देखो, बस आप हमारी स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, क्लासेस फॉलो। हाँ रिजल्ट के बाद ना आपका मैसेज आना चाहिए सर, मेरा भी हो गया, मेरा भी हो गया, हाँ मेरा हम लोग इस वी आर चीज, वेटिंग फॉर दैट। हाँ हम लोग इसमें इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम हमें 500 स्टूडेंट मैसेज करें कि सर हमने क्लास को फॉलो किया, हमने खुद मेहनत किया, आपका थोड़ा सा सहयोग रहा, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा सा सहयोग और आगे बना रहे, और हम जो है कि अपनी सफलता प्राप्त करें। तो मेंस में भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। आपको अब पैसा वैसा मत खर्च करिए, है ना, जो भी आपके पास 100-200 रुपए है ना, माता पिता को मिठाई खिलाइए, उनके लिए कपड़े वगैरह लाइए, जैसे वो खुश हो सकते हैं उनको खुश कीजिए। उनको मेरा और गोसन जी का चरण स्पर्श बोलिए, और बस एक ही चीज ठान लीजिए कि रिजल्ट मित्रा का जो वाक्य है ना, ध्येय वाक्य है, वो ये है कि रिजल्ट का साथी। तो अब हम आपका रिजल्ट का साथी बनने के लिए तैयार हैं, और ईश्वर ने जितना हमें सक्षम बनाया है जी। साथी भी और सारथी भी, सार्थ कृष्ण की तरह जो सारथी हैं, अगर अर्जुन को कृष्ण ना मिले तो फिर अर्जुन का महत्व नहीं रह जाता है। तो सारथी भी समझिए और साथी भी समझिए। और ये तो अब देखिए आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इन क्लासेस को कैसे देखते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि समय के किसी फेज पर आकर आपको लगे कि कुछ हमें वैल्यूएबल क्लासेस चाहिए, तो मेरी आप यूपीएससी की क्लासेस देख लीजिएगा। बीपीएससी का स्पेशल भी हमारा चल रहा है, और आने वाले दिनों में हम बहुत कुछ बीपीएससी के लिए करने वाले हैं। तो चलिए, आप लोगों से बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। तो गुलशन जी, चलते चलाते बच्चों को कोई मैसेज? जी, मैसेज है एक ही कि बस तैयारी करते रहिए आप। सर जो पढ़ा रहे हैं, जो जो कुछ भी, अगर वहाँ पे कुछ डॉट क्लियर हो या आपके मन में बीपीएससी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा आ जाएगा, अच्छा ये ऐसा कुछ पूछ सकती है बीपीएससी, तो आप सर से लाइव में पूछ सकते हैं, लाइव क्लास में। गुलशन जी भी अभी इंटरव्यू के बाद फिर से आपके बीच में आते रहेंगे। आपका कोई प्रश्न हो तैयारी से रिलेटेड, किसी भी इंटरव्यू से रिलेटेड, अब जैसे इनका इंटरव्यू क्या रहा, कब क्या क्या पूछा गया, उस पर हम कभी और बात कर लेंगे। लेकिन अभी इनका जैसे कि हमने बताया कि माता जी की तबीयत खराब हुई है, तो इन्होंने कहा कि सर हम वहाँ जाना चाहते हैं। तो अभी हम लोग माता जी का ख्याल रखेंगे, और जब इंटरव्यू के बाद माता जी भी ठीक हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम लोग आपके लिए, गुलशन जी आपके बीच बीच में आकर अपनी बात रखें। जी सर, वो थोड़ा थोड़ा सा वो टाइम मत देखिए आप, थोड़ा सा ये देखिए कि हाँ कंटेंट कैसा मिल रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा अपने तरफ से मेहनत करके थोड़ा एक्स्ट्रा, और वो नोट्स बनाते जाइए। और मैं फिर से यकीन दिला रहा हूँ कि जब आप बीपीएससी का प्रीलिम्स देके आएंगे तो आप अगले दिन से मेंस के लिए सोचेंगे, और चेहरे पे आपको जी जी बहुत अच्छी मुस्कुराहट होगी एग्जाम हॉल में। आपको लगेगा अरे बस यही तो चाहिए था। और आप देखिएगा बाकी लोग कट ऑफ को मैच करेंगे, भैया कट ऑफ कितना जाएगा। आप अगले दिन कह सकते हैं कि भैया आज तो मैं आराम करूंगा, आराम करूंगी, क्योंकि पेपर दे के आया हूं या दे के आई हूं। और अगले दिन से भैया मेंस की तैयारी में जुट जाना, ये हम लोग करने जा रहे हैं।
तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैं चाहता हूं कि गुलशन जी की तरह आप भी अपना अनुभव आकर यहाँ पर शेयर कीजिएगा, और हम थोड़ा सा जो अपना सहयोग आप हमारा माने तो उस सहयोग लीजिए। हम लोग बहुत कुछ करने के लिए आपके बीच में आए हैं, कुछ हम बदलाव लाना चाहते हैं उन स्टूडेंट के लिए जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास बहुत कम फीस है। तो हम चाहेंगे कि अगर आपके पहचान में कोई स्टूडेंट चाहे बिहार पीसीएस की तैयारी करते हो या यूपी पीसीएस की या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उन तक ये वीडियोज को जरूर पहुंचाइएगा, ताकि उनको भी एहसास हो जाए और वो भी कह सकें कि अब जो है कि रिजल्ट के लिए या सिर्फ सिलेक्शन के लिए पैसे की नहीं, सिर्फ समर्पण की जरूरत है। क्योंकि रिजल्ट मित्रा पर फ्री क्लासेस ऐप पर और जो है कि यूट्यूब चैनल पर दोनों जगह पर चल रही हैं, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।